किससे रखे ओके कहते हैं मुख्य नहीं हुआ है हाँ ओके Não, foi tá aqui de novo. Ele lá luta do rolo. तो क्या है सेट कराइए सामान प्राण करने खाली सोचना दे अच्छा सामान मुझे हिसाब में सफ़ा कटे ही ना सिर्फ रोज नहीं जेको ज़रूरो कम जो सिर्फ वो कट हिकु ॿ जोड़े जेको पाइनि सुभाणे परी वरी हॉस्टल विज़िट कयूं ॾिसूं वो सामान ज़रूरु मां बि नया कढियो हिन बि नया कढियो मार्कर जेके ज़रूरी जो है ना है जो लिखने वाला वो काफ़ी लगता बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना वो अच्छी है सिगरेट आते हैं ओड़ो आए या इसको ना मैं क्या जुबानी क्लास ही दबंग लेते हैं दबंग ठीक है तो ये जो बगैर नाम के हैं तो ये योगी योग कौन है मैंने इसको वेटिंग पर लगा दिया इंजॉय करो कोल्ड वॉर में यूरोप की हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार है तो आज हम इसको देखेंगे कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यूरोप के डायनामिक्स क्या थे। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यूरोपियन हिस्ट्री में दो स्टेट्स का पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड रिलेटेड टू सिक्योरिटी वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी से रिलेटेड ही पास्ट पेपर्स में हमें सवाल बनते हैं। तो पहले ज़रा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव को देख लेते हैं। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव एक कर लो ऑन कैमरे तुम भी को दो तीन मैं अकेला ही कोई हुसन दिखा दो अपने भी लड़कियां ना दिखाएं लड़के दिखा दें कोई हम भी कहें देख लें कोई हाँ ये जब मैं क्लास लेता हूँ ना क्या कहते हैं इस तरह तो इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। ओहो एसएस मैं तो तुम्हें आज तक लड़की समझता रहा। ओहो दिल दुखा दिया यार तुमने तो। चलो कोई बात। वैसे जब मैं इस तरह क्लास लेता हूँ ना तब स्टूडेंट्स को ज़्यादा नुकसान होता है जब कैमरा ऑन करके। क्यों? क्योंकि सबके नाम और सबकी चीज़ सामने आ रही होती हैं। जो अननोन होता है उसको मैं साथ साथ निकालता रहता हूँ। तो आज इस तरह भी मैंने दो निकाले हैं। मैं तुम्हें सना सईदी समझता रहा था। तो पहले तो जो है यूरोप की इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। आफ्टर वॉर अलाइड ग्रुप फ्रांस यूके इनकी इकोनॉमी तो बहुत मिजरेबल थी और हाल ये था कि अमेरिकन्स यूज्ड टू सप्लाई फूड आइटम्स तकरीबन 40,000 मेट्रिक टन के फूड आइटम्स तो अमेरिकन सप्लाई करते थे इन ममालिक को। बहुत बुरा हाल।
1947 में जब ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आई, और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के कॉन्टेक्स्ट में फिर मार्शल प्लान उसका पार्ट है, जब ये आया तो इन 13-14 कंट्रीज को, जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, यूके, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, वेस्ट जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, इवन इटली, लग्जमबर्ग, इन तमाम कंट्रीज को, ये कौन है? हेलो, वालेकुम सर। ओके ओके। तो जनाब इन 13-14 कंट्रीज को यूनाइटेड स्टेट्स ने पैसे प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। ये टेंटेटिवली 13 to 14 बिलियन यूएस डॉलर्स की एड असिस्टेंस है जो अमेरिकन ने प्रोवाइड करना शुरू की इन 13-14 कंट्रीज को। लेकिन इसमें वाज़िया तौर पर हम जब देखते हैं कि नियरली हाफ ऑफ द अमाउंट तो सिर्फ यूके को प्रोवाइड की गई, और यूं यूरोप में एक डिवीजन क्रिएट हुई, एक वो कंट्रीज जो यूके के साथ और एक वो कंट्रीज जो फ्रांस के साथ, कि भाई ये अमेरिकन असिस्टेंस तो दे रही हैं, हेल्प तो कर रही, लेकिन अमेरिकन असिस्टेंस या अमेरिकन हेल्प ये ज़्यादा यूके और यूके के सपोर्टर जो कंट्रीज हैं उनको मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। यानी यूके को, स्पेन को, नॉर्वे, डेनमार्क, पुर्तगाल, इन कंट्रीज को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं यार, हमें कम मिल रहे हैं। हमें मतलब फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, वेस्ट जर्मनी, लग्जमबर्ग, इटली, तो हमारे साथ तो यार ज्यादती होगी। तो हमें बहुत ज़्यादा अमेरिकन पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी जिस तरह यूके ने रखी हुई। अच्छा, मुझे ना बड़ा अजीबोगरीब सा ही लग रहा है, अरसे बाद इस तरह कैमरा ऑन करके ना क्लास ले रहा हूँ, वो आदत पड़ गई हुई है ना लिखने की, तो ये कमबख्त मार्कर मेरा जो है ना, तुम में से कोई सरगोदा का है, ये जो है ना ये कल से मार्कर तंग कर रहा, लिखते लिखते ना अड़ जाता है, कोई समझ नहीं आ रही कि इसको मसला क्या हुआ। चलो डॉक्टर करो, छोटी छोटी खिलाओ उस्ताद को, उस्ताद तुम्हारे शहर में आया हुआ। ये योगी योग कौन है भाई? मैं तो फिर वेटिंग पे लगा दूंगा। ये कौन है योगी योग? नहीं, ओके, नहीं ये आप तो ठीक है, वो तो आपने तो कर दिया ना। ये योग कौन है? मुफ्त में क्लास ले जा रहा है। योगी योग ये कौन है? चलो फिर क्या, ये वेटिंग उसका बड़ा नुकसान हो जाता है इस तरह जब मैं इस तरह क्लास लेता हूँ। लो जी, अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये फ्रांस लेड जो कंट्रीज है ना, फ्रांस के साथ जो कंट्री, कि हमें अपना एक मुतबादल अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने का कोई निज़ाम बनाना चाहिए। हमें यूके और इन पे अमेरिका पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए।
सो इस ग्रुप की तरफ से एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक आइडिया डेवलप हुआ जिसको कहते हैं कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन यानी ये 6 कंट्रीज, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, वेस्ट जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, हम 6 कंट्रीज हम अपने रिसोर्सेज का पूल करेंगे, हम मिल के प्रोडक्शन करेंगे, एक पूल बना के चलेंगे। दुनिया के साथ ट्रेड भी हम मिल के करेंगे, पूलिंग ऑफ द सोर्सेज। और ये पूलिंग इन्होंने शुरू की कोयले और स्टील से, कि कोयले की मद में और स्टील की मद हम आपस में इसको उर्फियाम में कहते हैं यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। समझ आती जी? ठीक हो गया। काफी सक्सेसफुल गया ये आइडिया। यानी दुनिया में अगर कोई कोयले के ऑर्डर फ्रांस को मिल रहे हैं तो वो फ्रांस को नहीं मिलेंगे, ये 6 कंट्रीज का मिलके पूल बन जाएगा, कस्टम्स यूनियन बना दे, आपस में भी फ्री ट्रेड करेंगे। जरा मजा नहीं आ रहा मुझे, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो जी ठीक है, करें। अब इसमें हुआ क्या कि ये आइडिया जैसे ही पॉपुलर हुआ तो यूके ने भी अपने इत्तेहादी ममालिक जो यूरोप के थे, अपने सपोर्टर, उनके साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डेवलप कर लिया। यूके, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इन कंट्रीज ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन कस्टम यूनियन का आइडिया फ्री ट्रेड के आइडिया से ज़्यादा पावरफुल। फ्री ट्रेड में सिर्फ आपस में फ्री ट्रेड होगी, कस्टम यूनियन में दुनिया के साथ ट्रेड में भी हम मिल के चलेंगे। आज यूरोपियन यूनियन इसी कस्टम यूनियन पे खड़ी हुई है, इसी आइडिया पे। तो ये 2 ग्रुप बन गए यूरोप। लेकिन ये कस्टम यूनियन वाला ग्रुप ये 1967 में फर्दर एक्सपैंड हुआ, फ्रांस लेड ग्रुप। इन्होंने कहा जी कोल और स्टील के बाद अब हम एग्रीकल्चर, न्यूक्लियर रिसर्च, इसमें भी मिल के दुनिया के साथ ट्रेड करें, एक कम्युनिटी बन के। सही है जी, आपस में बांट लेंगे ना। दुनिया से लेट से 10,000 मेट्रिक टन का कोयले का ऑर्डर आया तो वो फ्रांस को नहीं आया, वो इटली को नहीं आया, वो इस कस्टम यूनियन को आया। ये आपस में बांट लेंगे, तू इतना कोयला दे दे, तू इतना दे दे, तू इतना दे दे। यूरोपियन यूनियन इसी तरह चलती है। हाँ जी, सबका शेयर रखा हुआ, कोटा रखा हुआ। ठीक है, जबरदस्त चीज होगी। 67 में ये जो फ्रांस लेड ग्रुप है, इसका ख्याल था कि हमें रशिया के साथ क्या ज़रूरत है महाजराई करने की। अगर हम रशिया के साथ सुलह कर लेते हैं, यार तो कैमरे ऑन कर लो यार, मैं बोर हो रहा हूँ, तो 2 4 5 लोग कैमरे ऑन कर लो, मैं कसम से बड़ा बोर हो रहा हूँ इस तरह जो।
माशाल्लाह कितने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे हैं। ये लड़का अच्छा लगा मुझे, अब्दुल्ला, खूबसूरत है। तो ऑन कर लो यार को कैमरे को, हमें भी कोई हुस्न दिखा दो अपने। कहाँ ले जाओगे? ये एहसन मकसूद तो मैंने देखा हुआ कहीं पहले। ये तुम वही हो जो मेरे पास लो रहे थे, है ना? मजा आया था ना मेरे से मिलने के? देखा तो जनाब, हाँ इतने तो चलो ठीक है। 8-10 कैमरे यार ऑन हो तो जरा शक्लें तो थोड़ी सी हम भी देख लेंगे, बोर हो रहा था। अभी वो योगी योग अभी तक वेटिंग पे है, किसी ने फ़ोन नहीं किया कि जी सर मैं हूँ प्लीज़ अलाउ कर दें। चक्कर ही को नहीं, वो अपनी तरफ से लगा के तो चले गए। अच्छा जी, अब इशू ये है अब इशू ये है कि फ्रांस लेड ग्रुप ये समझता है कि हमें अगर रशिया के साथ हम सुलह कर लें तो हम अपने इस ग्रुप को पूरे यूरोप में, क्योंकि यूके कॉर्नर ऊपर, नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क कॉर्नर ऊपर, स्पेन पुर्तगाल कॉर्नर, तो ये जो बाकी हम कॉन्टिनेंटल यूरोप है भाई यार, तो हम इसमें एक्सपेंड करें ना अपने इस कस्टम यूनियन के आइडिया को। तो उसके लिए अगर हमारी रशिया के साथ रिलेशंस बेहतर हो जाएं तो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे कंट्रीज भी फिर हमारी कस्टम यूनियन में आ जाएंगे। एक इतना बड़ा पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक बन जाएगा। रशिया को भी ज़ाहिर है इकोनॉमी, ट्रेड, पार्टनरशिप की ज़रूरत है, और प्लस हमें क्या ज़रूरत है रशिया से लड़ने की? ये अमेरिकन की बहुत, अमेरिकन जानेंगे, रशियन जानेंगे। तो इन्होंने 1967 में इसी कस्टम यूनियन यानी यूरोपियन कम्युनिटी काउंसिल जिसको कहते हैं, यूरोपियन कम्युनिटी इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल, इसी इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल के फोरम से, ईसीसी के फोरम से हरमल रिपोर्ट बनाई गई। आप में से जो IR वाले हैं उनको पता होगा हरमल रिपोर्ट। हरमल रिपोर्ट में लिखा गया कि सुलह कर ले, दीतांत, DETENTE, दीतांत, ताकि हम एक्सपैंड हो। अच्छा, इस पे अब हिस्टोरियंस लिखते हैं कि रशिया को भी इस इकोनॉमिक यूनियन में आने में, फ्रांस के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ सुलह करने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन रशियंस का ख्याल ये कि इस इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल को हम लीड करें, हम फ्रांस पर प्रेशर एग्जर्ट करें। इस तरह लेता हूँ मैं क्लास कभी तो, इस तरह यूँ करके ना, फिर इसको स्लाइड यूँ करके लिखता रहता हूँ। तो आदत ही नहीं रही अब कैमरा ऑन करके क्लास लेने की ना, तो बड़ा अजीबोगरीब सा लग रहा। तो हम जनाब, हम क्यों इस कामों में पड़े हुए? हम अगर थोड़ा सा भी फ्रांस पर प्रेशर एक्सर्ट करें तो फ्रांस हमें इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल में लेने को तो तैयार है, लेकिन यह है कि हमारी लीडरशिप और वो ज़ाहिर है फ्रांस के लिए काबिल कबूल नहीं थी। तो हम देखते हैं कि रशियंस ने प्रेशर भी एक्सर्ट किया। रशियंस ने 1968 में चेकोस्लोवाकिया में फौजी उतार दी अपनी,
चेकोस्लोवाकिया वैसे ही प्रो रशिया था, लेकिन वहाँ पे कुछ चंद हज़ार लोग सड़कों पे निकल आए जमहूरियत के हक में। जमहूरियत से याद आया, आज कितनी बड़ी फतह हुई है जमहूरियत की इस मुल्क में, हैं? तो जनाब उन्होंने 1968 में चेकोस्लोवाकिया में छोटे से इशू पर फौजों तक ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि भाई हमारी बात मानो, और यहाँ पर आगे फ्रांस मखमसे का शिकार हो गया। कि अगर रशिया की बात मानते तो रशिया डोमिनेट कर देगा, हमारी सारी मेहनत हुई है 15-20 सालों की इस कस्टम यूनियन की, इसको रशिया डोमिनेट कर देगा। और चेकोस्लोवाकिया के एपिसोड से ये वाज़ेह हो गया कि रशिया कभी भी कहीं पे भी अपनी फौजें उतार सकता है, तो सिक्योरिटी थ्रेट भी होगी। अब यहाँ पे जरा रुक जाए, वापस चलते हैं पीछे। 1950s में जब यूके ने अपना भी फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट का अपने सपोर्टर्स के साथ शुरू कर दिया था, लेकिन फ्रांस का कस्टम यूनियन का आइडिया बड़ा सक्सेसफुल जा रहा था। हुनखे चओ पंहिंजे हिनखे हुनखे चओ त उहो खोले हॉटस्पॉट खोले। हुनखे चओ हॉटस्पॉट खोले। हॉटस्पॉट खोले। तो जब इन्होंने हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड बातें नहीं मानी, तो हम इनकी इकोनॉमी रिलेटेड इनको एंट्री क्यों दें? अब सवाल ये हो गया कि फ्रांस सिक्योरिटी रिलेटेड क्या बातें करता था, यानी कि इकोनॉमी के अलावा सिक्योरिटी के हिसाब से भी यूरोप को फिर स्टडी करना जरूरी है। लेकिन पहले हम ये इकोनॉमी वाला फ्रेमवर्क पूरा कर लें, फिर सिक्योरिटी वाले फ्रेमवर्क में जाएंगे। ये पास्ट पेपर में सवाल आए हुए हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल कैसे बनी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है यूरोप के लिए, इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल ने कैसे जनाब यूरोप को अपलिफ्ट किया, ब्ला ब्ला, इस तरह करके नहीं सारी मुख्तलिफ कहानियां बना के ये सवाल आए हुए पेपर। तो एक कहानी ये सारी मैंने आपको वो इयन किरशॉ की किताब है रोलर कोस्टर, गालिबन शायद मैंने शेयर भी की हो आपके ग्रुप में, पता नहीं, अगर नहीं की तो चलो मैं दोबारा कर दूंगा। इयन किरशॉ या शेयर की थी, ओके ठीक है। इयन किरशॉ सीएसएस से फ्री होके जिंदगी में टाइम मिला तो जरूर पढ़िएगा। सीएसएस में तो आपने किताब पढ़नी पड़नी, उसमें तो आपने हमारे जैसे टीचरों के नोट्स,
कि यार रशिया ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमें यूके और यूएस के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहिए। दूसरी तरफ यूएसएसआर के साथ अपने रिलेशंस इसी दौर में 1969 70 उनमें नॉर्मलाइज करने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान बीच में था, चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करवाने में तो एक ट्रायंगुलर डिप्लोमेसी चल रही थी। अगर यूएस मैंने सब मांगे अब वापस चलते हैं 45 में वापस। अब सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस और यूके में बहुत बड़ा डिफरेंस था शुरू से ही, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। यूके का ये ख्याल था कि वर्ल्ड वॉर 1 भी और वर्ल्ड वॉर 2 भी उसमें हम इसलिए आए क्योंकि हमने कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए थे और हमारी मॉरल ऑब्लिगेशंस थी, फिर हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी ड्यूटी थी कि हम अपने अलायंसेस का पास रखें। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में बेल्जियम में इन्वेजन की जर्मनी ने, बेल्जियम की न्यूट्रलिटी का गारंटर यूके था तो यूके को आना पड़ा बेल्जियम को बचाने के लिए। 1939 में पोलैंड में अटैक कर दिया जर्मनी ने। यूके, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज पोलैंड की इन फ्रीडम के गारंटर थे, मॉरल ऑब्लिगेशन थी ना। फिर समझ आ रही थी जुमान साहब? तो यूके का ख्याल ये था कि अब हमने कोई यूरोप में ट्रीटी नहीं करनी, क्योंकि ट्रीटी करके हम मॉरल ऑब्लिगेशन में फंस जाते हैं और फिर हमें वॉर की तरफ जाना पड़ जाता है। तो ऐसा है कि पूरे यूरोप की या ख़ास तौर पर जो मगरबी यूरोप के कंट्रीज़ हैं, इनकी मिला के एक फोरम बनाया जाए इनका, जो एक कलेक्टिव डिफेंस का फोरम हो। एक इंडिपेंडेंट फौज बना दें यूरोप की कि जब भी मसला हो, कोई इशू हो, तो वो कलेक्टिवली वो फौज ऑपरेट करे, जिसको कहते हैं नेटो, जिसमें यूएस भी होगा और इसमें यूरोप के कंट्रीज जो हमारे सारे कंट्रीज हैं। ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो इत्तेहादी है ना, इकोनॉमिक में तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो इत्तेहादी है ना। तो ये काम ठीक है जी, ठीक हो गया। अब जनाब अगला इशू, फ्रांस का ये ख्याल था कि ऐसा कोई ग्रैंड एक जो है ना वो ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं हाइपोथेटिकल फिनोमेना है कि सारे कंट्रीज मिल के अपनी फ़ौज दे के एक ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज बना लें, जिसका नाम जो भी नाम रख दो, नेटो रख दो, जो भी नाम रख दो जी। तो लीग ऑफ नेशन भी तो बनाई थी हमने, कौन सी सक्सेसफुल होगी? तो भाई हमारी इंडिपेंडेंस की गारंटी
जिस तरह पहले पोलैंड और बेल्जियम की यूके या यूएस ने ली हुई थी, हमें गारंटी प्रोवाइड करे यूके यूएस हमारी सिक्योरिटी की। जबकि यूके का और यूएस ख्याल था कि ये ट्रीटीज नहीं करनी स्टेट्स के साथ, ये हाँ एक ग्रैंड ट्रीटी पूरे यूरोप की या वेस्टर्न यूरोप की हो जाए और उसकी मद में हम फिर एक फौज बना दें और फिर वो फौज वो फैसला करे, वो इंडिपेंडेंट हम उसको फोरम बना दें, वो फैसला करे कि क्या करें। सही है, समझ आती? तो अल्टीमेटली फ्रांस को किसी ने कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं की और नेटो ही बनी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949। फ्रांस को ये बड़ा दुख था, वो इसका मेंबर तो बन गया, लेकिन ये कि हमारी सिक्योरिटी की गारंटी यूके ने या यूएस ने नहीं दी। समझ आ रही जी? क्लियर है? भाई पावर थी यूएस की, जिस तरह मैं आपको अभी अपनी पावर दिखाऊं भाई, में कैमरे ऑन ना हुए तो जिसका कैमरा ऑफ हुआ मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगा और करता जाऊंगा, जिसके कैमरे ऑफ हुए मैंने उनको रिमूव कर देना भाई क्लास से बारी बारी। यहाँ फिर ना मुझे कैमरा ऑन क्यों? जिसका कैमरा ऑफ है अगले 2 मिनटों के बाद मैंने उसे क्लास से रिमूव कर देना है। आगे आपकी मर्जी। लड़कियों को माफी है, लड़कियां बांध रखी बेशक, लड़का कोई नहीं छोड़ूंगा। हमारे शरीर में हाँ तो शर्ट पहन ले। नहीं अभी पार्शियल पावर एक्सरसाइज हुई है, एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज नहीं हुई। मैं अभी करा लेता हूँ तुझे। तो इसको कहते हैं पावर। चलो ठीक, आप बंद कर लो, जिस चीज ने बंद कर लो, जिस चीज ने चला के रखना चला लो। लो जी, अब बात ये है, और दानियाल साहब थोड़ा पीछे होके बैठ जाए, इतनी मोटी मोटी आंखें, डर गए हूँ यार, खुदा का वास्ता। लो जी, अब कहानी समझ आ रही है कि इकोनॉमिक यूनियन में क्यों नहीं लाने दिया यूके को, क्योंकि उनको यार ट्रीटी है वो मांग रहे हैं आपसे, वो आपने नहीं दी, लेकिन नेटो में आ गई, मजबूरी थी, आना पड़ा, नेटो में आ गई, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड अगला इख्तलाफ बड़ा मजेदार है। ओए होए, आप अगर इस इख्तलाफ को समझ गए तो आप में से खास तौर पे जो आईआर के स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की और इंटरनेशनल इकोनॉमी की डायनामिक्स समझ आ गई। अभी आपने लिखा होगा कि फ्रांस के जो 7 सपोर्टर कंट्रीज थे जो इकोनॉमिक यूनियन, फ्रांस उनमें इटली था, लग्जमबर्ग था, नीदरलैंड था, बेल्जियम था, फ्रांस खुद था। छठा कंट्री कौन था? मैंने बताया भी आपको, वेस्ट जर्मनी। जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। ईस्ट जर्मनी रशिया के प्रो रशिया, वहां पर सियासतदान आ गए थे, और वेस्ट जर्मनी में प्रो वेस्ट, मगरबी ममालिक के कैपिटलिज्म के सपोर्ट। तो इकोनॉमिक यूनियन में फ्रांस के साथ है वेस्ट जर्मनी, ये बात गिरानी नहीं है, इसको ध्यान में बैठा। नेटो बनी 1949 में।
54 तक 5 साल यूएस का हाल था। देखें वेस्ट जर्मनी हमारे साथ मिल गया हुआ सियासी तौर, वहां कैपिटलिज्म स्ट्रेंथन करना चाहिए। वेस्ट जर्मनी अभी तक नेटो का मेंबर नहीं था, हमें को नेटो फ्रांस आपके साथ, लेकिन उसको मिलिट्री इम्पैक्ट में फ्रांस को ऑब्जेक्शन लिख लीजिए मुसल्ली के साथ। ईस्ट जर्मनी तो परे है, वेस्ट जर्मनी हमारे बाउंड्री के साथ है। तो अगर वेस्ट जर्मनी को मिलिटरीली एम्पावर किया, ये ना हो कल को वेस्ट जर्मनी हमारे साथ खींचातानी में आ जाए, तो ये नहीं हमने होने देना। ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन में हमारे साथ हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन नेटो में नहीं आने। हमने वेस्ट जर्मनी को मिलिटरीली स्ट्रेंथन नहीं होने देना, हमारी सिक्योरिटी रिस्क है, हमारे लिए इशू बन सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी तमाम कंट्रीज़ ने वेस्ट जर्मनी को अलाउ किया, फ्रांस को जो है वो मनाया गया और वेस्ट जर्मनी मेंबर बन गया। लेकिन फ्रांस की कोशिश यही थी कि ना बने, लेकिन मेजॉरिटी ने वेस्ट जर्मनी के हक में वोट कर दिया नेटो के सेशन में कि नहीं यार उसको मेंबर बनना चाहिए, हम वेस्ट जर्मनी को स्ट्रेंथन करें, नेटो को बढ़ाएं। समझ आ रही है आपको? फिर 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई 1960s में जिसने फ्रांस का फियर और बढ़ा दिया कि भाई कल को अगर वॉर होती है तो फ्रांस, बेल्जियम, ये कंट्रीज हैं जो ज़्यादा फंसेंगे, ये मरेंगे, इन पे ज़्यादा सबसे पहले इन पे यूज़ ऑफ फोर्स होगी। ठीक है, और अमेरिकन 1965 में वियतनाम में फंस गए, और अमेरिकन वियतनाम जाने से पहले नेटो को भी कहते थे कि तुम भी चलो, यानी यूरोप के कंट्रीज की मिल के जो फौज बनी है नेटो, वो हमारे साथ वियतनाम चले। यूके राजी हो गया, लेकिन फ्रांस ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि भाई नेटो तो सिर्फ यूरोप के लिए बनी, हम क्यों जाएं। और काफ़ी कंट्रीज फिर फ्रांस ने मैनेज किया अपने साथ मिलाने में नेटो में कि भाई हमने नहीं जाना। डिफरेंस बन गया। सो ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के डिफरेंस, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज के डिफरेंस, जो फ्रांस को कंपेल करते हैं कि रशिया के साथ सुलह कर लो, रशिया के साथ सुलह कर लो, रशिया को इकोनॉमिक यूनियन में भी ले आओ, नेटो वाला किस्सा भी ख़त्म हो जाएगा, इकोनॉमिक यूनियन भी एक्सपैंड हो जाएगी। लेकिन जिस तरह रशियंस ने रिस्पॉन्स किया, उससे फ्रांस की उम्मीदों का सारा जो महल बना हुआ था उधर हमसे गिर गया। इसलिए फ्रांस को 2 बुरों में से एक बुरे को चूज़ करना पड़ गया, यूके को अलाउ कर दिया इकोनॉमिक यूनियन में आने का। अब कनेक्टिविटी बन गई। क्यों जी, दिमाग में बात पड़ जाती है, समझ आती है। और अब आप आ गए हैं 1974 में। ऐसा ही है ना, दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया ना, सिक्योरिटी वाले पॉइंट्स को भी और इकोनॉमी वाले पॉइंट्स को भी। 1975 में अब यूके फ्रांस एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए, यूएस भी इनके साथ एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो गया। तो इन तमाम यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के साथ और रशिया के ताजियों के साथ दीतांत कर लिया,
जिसको 1975 का कहते हैं हेलसिंकी एकॉर्ड। 1975 का हेलसिंकी एकॉर्ड हो गया। हेलसिंकी एकॉर्ड होने के बाद यूरोप के कंट्रीज को ये बात समझ लग गई कि हमें मोरे के तौर पर, प्लेयर के तौर पर अब ना यूएसएसआर इस्तेमाल करेगा ना यूएस करेगा। हमने जो आपस के डिफरेंसेस बनाए रखे, इकोनॉमी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्या जरूरत है यार, हम अपने लोगों का मेरा जिंदगी बेहतर करें, आगे बढ़े, यूरोप को इंटीग्रेट करें। तो हम देखते हैं अगले 4 सालों में वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज ने यूरोपियन पार्लियामेंट का आइडिया डेवलप कर लिया। यूरोपियन पार्लियामेंट 1979 में बनी है, जो आज यूरोपियन यूनियन का ऑर्गन है। ये यूरोपियन यूनियन के बनने से पहले चल रही थी। समझ आ रही जी? इस वक्त नवी 9th पार्लियामेंट चल रही है। इस वक्त 9th पार्लियामेंट इस वक्त चल रही है, जो 29 से चली। हर 5 साल बाद इलेक्शन यूरोपियन पार्लियामेंट के। तो 1979 में यूरोप अपनी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की तरफ चला गया। ठीक है। अब 79 में जितान टूटा, यूएसएसआर और यूएस दोबारा कोल्ड वॉर में एंगेज हो गए, लेकिन यूरोप नहीं हुआ। अब यूरोप अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में चल रहा है। 1984 में यूरोप ने सिंगल मार्केट एग्रीमेंट कर लिया आपस में, एक सिंगल मार्केट सारी। 1984 यानी इकोनॉमिक यूनियन का आइडिया वेस्टर्न यूरोप के तमाम कंट्रीज उसका हिस्सा बना। ये 18 के करीब मुल्क बनते हैं। ठीक है जी। इनमें यूके भी, फ्रांस भी, सब इकट्ठे एक ही लाइन। यही वो टाइम है, हाँ एक आधा छोड़ के बाकी सारे मिल। यही वो टाइम है 1980s का, जिसमें आप वो मशहूर ज़माना जो पढ़ते हैं ना, शेंजेन एग्रीमेंट, शेंजेन वीजा। जिसके पास शेंजेन वीजा हो वो क्या बात है जी, पूरे यूरोप में जहाँ मर्जी फ्रीली आप फिरते रहे। ये भी इसी दौर में हुआ, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। आप बेल्जियम से हैं, सुबह उठें, मुंह हाथ धोएं, फ्रांस जाएं, नौकरी करें, रात को वापस आ जाएं, कोई वीजा नहीं, कोई कुछ नहीं। सही है जी। तो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल भी होगी। समझती बात की? सिंगल मार्केट एग्रीमेंट हो गया। अब इस सिंगल मार्केट एग्रीमेंट में यूके ने अपना वही काम किया जिसका फ्रांस को हमेशा डर था, लेकिन अब फ्रांस मान गया होगा जी ठीक है। 25% कंसेशन इकोनॉमिक कम्युनिटी में यूके को भी मिल गया 1980s में। 25% कंसेशन, यानी टोटल बजट जो यूके के हिस्से का बजट होगा उसका 25% वो कम पे करेगा, क्योंकि वो जी कॉर्नर पे है यूके। तो यूके से अगर चीज़ें यूरोप में आनी है तो ज़्यादा उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, सफरी खर्चा ज़्यादा पड़ता है। तो 25% कंसेशन भी यूके 1980s में लेने में कामयाब हो गया, जो पूरे फिर यूरोपियन यूनियन बन गई उसमें भी रही उनके पास ये कंसेशन। इस तमाम टाइम पीरियड में जो कि 70s और 80s का टाइम है, इसमें यूरोप की सबसे बड़ी आबादी यूके, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूके। लेकिन 1989 1990 में जब कोल्ड वॉर बिल्कुल एंड में थी, बर्लिन वॉल टूटी और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक महीने के अंदर एक हो।
जर्मनी दोबारा यूनिफाई हो गया। ये सेकंड यूनिफिकेशन है जर्मनी की। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जनवरी 1990 में एक हो गए। और यहाँ से यूके की इनसिक्योरिटीज शुरू हो गई। जो पहले फ्रांस की इनसिक्योरिटीज चल रही थी, अब यूके की। लेकिन यूके की इनसिक्योरिटीज इकोनॉमिक है, क्योंकि जैसे ही ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हुआ, एरिया के लिहाज से भी यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क, आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा मुल्क, और इकोनॉमी के लिहाज से भी सबसे बड़ा मुल्क जर्मनी बना। रिजवान साहब कहानी समझ आ रही? यही वजह है कि जब यूरोपियन यूनियन बनी है तो डिबेट तो 1991 से चल रही थी यूरोपियन यूनियन को बनाने की, कि आओ ये मुख्तलिफ जो लूज फ्रेमवर्क्स हैं, इकोनॉमिक यूनियन अलहदा चल रही है, पॉलिटिकल यूनियन अलहदा चल रही है यूरोपियन पार्लियामेंट की सूरत में, आओ इनको एक कर दें, एक ग्रैंड फोरम बना दें यूरोप की। सही है? लेकिन 2 साल की नेगोशिएशन चलती रही, क्योंकि यूके को अब अपनी इनसिक्योरिटी पड़ गई थी कि इस यूनियन में अब इकोनॉमी वाइज प्रिविलेजेस डोमिनेट कौन कर देगा? जर्मनी। यूरोपियन पार्लियामेंट में भी सीटें यूके की ज्यादा थी, अब किसकी हो जाएंगी? जर्मनी। आज भी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? जर्मनी। यूके तो छोड़ गया ना, लेकिन जब यूके था तब भी जर्मनी। खैर नेगोशिएशन हुई, और नेगोशिएशन ये हुई कि जो 25% कंसेशन यूके को 1980s में मिला वो मिलता रहेगा, तब यूके माना। सही है? कहानी समझ आ रही मोहसिन अली साहब? ये सारी मैं इयन किरशा के 2 चैप्टर्स आपको समरी में बता रहा हूँ। मैं कोई स्पेशल वही नहीं आ रही मुझे, तो आप लोग भी अगर पढ़ लें तो आप लोगों की मेहरबानी, अगर नहीं पढ़ते ना सही है जनाब। तो यूं बनी यूरोपियन यूनियन। लेकिन 1991-92 में एक और इशू बन गया कि ये जो हमने नेटो बनाई थी, ये बनाई थी कम्युनिज्म के खिलाफ, रशिया के खिलाफ। अब तो कोई कम्युनिज्म नहीं है। अब इस नेटो की क्या जरूरत है? इसको खत्म कर दें। इस पे यूरोप के कंट्रीज का आपस में पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनना शुरू हो गया कि इसकी तो जरूरत ही कोई नहीं है, और प्लस आप इसको एक्सपैंड भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था कि नेटो एक्सपैंड नहीं होगी, यानी ईस्ट की तरफ एक्सपैंड नहीं होगी, रशिया के बाउंड्री के करीब नहीं लेके जाएंगे आप नेटो। ये जो 21st सेंचुरी में रशिया के इश्यूज है ना विद यूरोप, तो यूक्रेन तो छोटा सा कंट्री है, यूक्रेन से क्या मसला होना? असल मसला यही है कि 1990 से लेकर 21st सेंचुरी तक नेटो रुक नहीं रही, नेटो एक्सपैंड हो रही है और रशिया के बाउंड्री के करीब जा रही है। रशिया इससे इनसिक्योर होता है, तो रशिया कहता है 1990s में आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि आप नेटो को नहीं बढ़ाएंगे, अब आप क्यों बढ़ा रहे हैं? तो वेस्ट कहता है वो दरअसल नेटो थी कलेक्टिव सिक्योरिटी वाली। अब जो नेटो है ना जी, कोल्ड वॉर के बाद उसका टास्क बदल गया, अब तो ये कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है। अब तो नेटो कंट्रीज की डेमोक्रेसी, कंट्रीज के लॉ एंड ऑर्डर, उनके इंटरनेशनल क्राइम, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उनको असिस्ट करती है। अब कोई नेटो किसी मुल्क के खिलाफ जंग नहीं करना हो नेटो, तो आप डरे मत, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है।
सो नेटो के फ्यूचर को लेके फ्रांस का भी ये मौका था कि कोई जरूरत नहीं है नेटो की। फ्रांस तो नेटो छोड़ चुका हुआ था 1968 में। 68 में बड़े पीक पे है ना डिफरेंसेस, नेटो छोड़ गया था फ्रांस। तो फ्रांस का ख्याल था नेटो की जरूरत ही कोई नहीं, जब रशिया ही खत्म, यूएसएसआर खत्म, कम्युनिज्म खत्म, अब क्या जरूरत है नेटो की। तो हमें यूरोपियन यूनियन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन यूके, यूएस, इनका मौका था नहीं नहीं नहीं, नेटो रहनी चाहिए। उसका टास्क बदल दो, उसकी नई जिम्मेदारियां उसको दे दो, लेकिन नेटो बदलेगी, नेटो या नहीं रहेगी। सरदार वली यार, तुम वो बाबा वली वाले तो नहीं हो? वो मैं काफी अर्सा ही हो गया पेशावर नहीं गया। वो कैसा पुलाव नहीं है भाई जी, कहीं बाबा वली के जैसा पुलाव। वो साथ छोटे 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 मटन के टिक्के और बड़ी सी जो उसकी बीफ की बोटी, ढेर सारी वो नली के साथ, मिक के साथ, आहा मजा आ जाता। तो एक दफ़ा मैं 2019 में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने गाड़ी को सब मारा। हमारे टीचर थे गुलनवाज, इंग्लिश के टीचर हमारे साथ, वो लाहौर में भी साथ ही पढ़ाते थे। तो वाहिद खान, मैं, गुलनवाज, मेरा और वाहिद खान का, हम मामू का बेटा ना वाहिद खान मेरे, तो ये पठान है, मेरी वालदा पठान है, तो इनका गांव है उधर दारूजबा पेशावर के पास। तो हम पर निकल गए बाबा वली का पुलाव खाना। पहुंच गए, तुम्हारे नाम से मुझे याद आ गया बाबा। प्लीज डू विजिट। यार ये तो मैं कहीं नहीं जाता, ये मुझे ना ये इनविटेशन ना दो। ये इतनी धोखेबाज होती है ना, बुला के जो है ना कि सर आए ना, सर आए ना, तो सर चले जाएं, तो आगे जाके सर फोन करी जाते हैं, वो सर वो जो है वो बस आई एम रियली सॉरी, मैं आ नहीं सकी, मैं बंदा भूखा प्या होगा। वो मेरे साथ इससे नहीं हो पाएगा। नहीं, मुझे कोई इतबार नहीं। तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हो, मुझे कोई इतबार। लड़कियों की दावत पे तो मैं कभी किधर गया ही। वो लाहौर में हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्लास में एक लड़की को ने कहा सर आपको बिरयानी पसंद है? मैं कहा हाँ पसंद है। मैं सर कल बिरयानी लाऊंगा आपके लिए। मैंने कहा यार ये 20-25 स्टूडेंट्स और भी हैं तो सबके लिए लाना। लड़की खूबसूरत थी। एक लड़के ने फरते जज्बात में क्लास में कह दिया सर अगर ये बिरयानी लेके आई तो मैं सबके लिए शामी कबाब लेके आऊँ। एक और भी जोशीला था, उन्होंने कहा सर मैं सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आऊँ। मैंने ऐसी कह दिया, मैं कहा यार प्लेटें और डिस्पोजेबल प्लेटें और गिलास कौन लाएगा? एक और जज्बाती लड़का, उन्होंने कहा जनाब सर डिस्पोजेबल प्लेटें और गिलास मैं ले आऊँगा। लो जी सारी अरेंजमेंट होगी। अगले दिन हमारी क्लास 2 घंटे की क्लास थी, क्लास चल रही है लेकिन वो डॉक्टर साहब को नहीं आई जो बिरयानी जिन्होंने खिलानी थी। पूरी क्लास खत्म हो गई। शामी कबाब वाला इतना बड़ा हाट पाट शामी कबाबों के 50-60 शामी कबाब बनवा के ले आया, बोतलों वाला बोतलें ले आया, प्लेटों वाला, कपों वाला, वो सारी चीज़ें, हर चीज़ पड़ी हुई है। और डॉक्टर साहब को मैंने वाहिद को कहा, मैं कहा यार फ़ोन कर उसको, कह जी फ़ोन बंद है। 2 घंटे क्लास खत्म, आधा घंटा और इंतज़ार किया, कोई नहीं। फिर मैंने कहा वाहिद ये पैसे पकड़ और नान ले आ, सारे जो शामी कबाब नान के साथ खा लेते हैं। तो भाई ये लड़कियों की दावत का तो मुझे इतबार ही सवाल नहीं पता होता। लो जी ये सारी कनेक्टिविटी को दिमागों में फिट हुई है जी। नेटो को अलाइव क्यों रखना था? नेटो को अलाइव इसलिए रखना है क्योंकि ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज अब यूएसएसआर से अलग हो गई, अब वो डेमोक्रेसीज बन रही और उन डेमोक्रेसीज को आपने स्ट्रेंथन करना है, उनको आपने पॉलिटिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी।
सो ऐसे कंट्रीज को नेटो के टास्क होगी कि नेटो प्रोवाइड करे। इससे रशियंस को ये इंप्रेशन भी नहीं जाएगा कि यूएस आके बैठ गया है, यूके बैठ गया आके, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी डेमोक्रेसीज को। ईस्टर्न यूरोप में क्राइम रेट, इंटरनेशनल ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा, इस सारे पे नेटो ने काम किया। नेटो ने रिस्पॉन्ड किया, सो हम नेटो को नहीं खत्म नहीं करेंगे। नेटो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब है कि नेटो की आड़ में वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज अगर कोई स्टेप लेते भी हैं, कंट्री लेबल नहीं कर सकता कि ये फ्रांस ने किया, ये जर्मनी ने किया, या यूके ने किया, हम पे हमला करेंगे, क्योंकि वो नेटो ने किया। नेटो एक कंट्री नहीं है, मतलब वो सब ने किया, और सब के साथ ऑल आउट वॉर ये तो रशियंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ आ रही? लेकिन ये बात तो ज़हन में आ कि यूरोपियन यूनियन तो बन गई है, लेकिन पहले दिन से ही यूरोपियन यूनियन में यूके को इशू है कि उसकी जो यूरोपियन यूनियन बनने से पहले इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन में अपर हैंड था, वो जर्मनी की वजह से कम हो। सो ये जो ब्रेक्जिट है ना जी, ये 2016 में ना होता, 2006 में हो जाता, 2026 में हो जाता, इसने होना ही होना था। रिजवान साहब समझ आ रही बात? कल अब हम इसको फिर यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर और ये ब्रेक्जिट क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है वो पूछ ले भाई पेपर में, हम क्या कह सकते, इसको देखेंगे कल, और परसों हम देखेंगे यूरोजोन डेट क्राइसिस, आपके सिलेबस में भी है, और वो पूछ सकता है उसको। इट इज अनलाइकली कि वो 2010-12 के बाद के किसी टॉपिक में से, यूरोपियन हिस्ट्री में से किसी टॉपिक में से पूछे ना, उसने पूछा है। लेकिन अगर टाइम बचा तो मैं आपको फिर ये यूक्रेन और रशिया की जो कन्फ्रंटेशन है, ये जो इशू है, इसकी भी फिर थोड़ी सी कहानी सुना। लेकिन लार्जली एजेंडा यही रहेगा कि यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्जिट, और ब्रेक्जिट ज़ाहिर है डेवलपमेंट तो 16 की है, लेकिन ये माइंडसेट बहुत पहले से बना हुआ था कि हमने एग्जिट करना है। ये कोई तो ये 3 से 4 टॉपिक्स इनको कल और परसों में जो है वो एक्सप्लोर करें। हाँ जी, 2 चैप्टर्स, पहले 2 चैप्टर्स देखने बस ना, पहले 2 नहीं, पहला छोड़। और नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म तो मसला ही कोई नहीं, वो तो नहीं होगा, वो तो कल ही मुझे याद करा देना, कल अगर माइंडसेट बन जाएगा ना, वो तो सेकंड मिनट लगेगा। अगर तो मैं लाहौर वापस चला गया तब तो ये मार्केट ठीक हो जाएगा, नहीं तो कोशिश तो होगी पूरी, समझ नहीं आ रही कम वक्त हमारी। अच्छा वैसे मैं लिखता हूँ ना, मसलन 1 मिनट ठहरे जरा, मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ ना, ये पेंट मैंने ओपन कर लिया, और अगर मैं आपके साथ ये पेंट वाला बोर्ड शेयर करूँ ना, ये देखिए, ये शेयर हो गया आपके साथ, ये आपको नजर आ रहा, शेयर हुआ क्यों जी बाबा जी साहब, ये पेंट का ये नजर आ रहा है। अब इस पे अगर मैं लिखूँ ना, ये देखिए, यूरोपियन यूनियन was established in the year, कोई भी पेन मेरा नहीं रुक रहा, 1993, I am teaching since 2009, CSS, PMS, all is bullshit, मतलब
ऑल गुड। कहीं मेरा पेन रुक नहीं रहा, सारा चल रहा है, लेकिन जब मैं करता हूं ना ये शेयर, यानी कि जूम का व्हाइट बोर्ड, यूरोपियन यूनियन was established, ये रुक गया, अब इन लिखा गया इन द ईयर 1993, ये अब रुक गया, अब चला, रुक गया, अब चला, ये मसला आई एम टीचिंग, ये रुक गया सिंस 2009, CSS ये फिर रुक गया, ये मसला आ रहा है। अब ये पता नहीं क्या इशू है कि मार्कअप, इसका तो इशू नहीं है, अगर इसका होना इशू, ये जूम के बोर्ड का ही कोई इशू जो है ना वो बना हुआ है, हम वक्त मारेगा ना, तो देखता हूँ कल तक, नहीं तो मैं पेंट पे ही, पेंट का वो करके ना उस पर करूँ। हाँ वो, लेकिन पेंट में ना मसला ये है ना कि पेंट में मसला ये है, ये देखिए पेंट में मसला ये है कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया, अब मैं आगे कहाँ जाऊँ, अब आगे जाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ये इसको यूं बड़ा करना पड़ेगा, ये अब मैं यहाँ लिखूँ, लेट्स से मैंने लेक्चर ले लिया, ये मैं लेक्चर लिखता जा रहा हूँ, पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ, अब क्या करूँ, अब फिर मुझे इसको ये करना पड़ेगा और छोटा करना पड़ेगा, फिर इसको मैं बड़ा करूँगा, अब मैं यहाँ लाइन ना और ब्रीक हो, लो जी मैं लिखता जा रहा हूँ, पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ, यहाँ भी लिखता जा रहा हूँ, सारा भर गया, अब क्या करूँ, अब फिर मुझे ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, अब वो ये देखो, ये जो चीज़ जो है, जो पहले की जितनी बड़ी थी वो छोटी होती जा रही है, तो शेयर तो मैं ये भी कर दूंगा, स्टूडेंट फिर इसको जूम करके देखता रहे, तो यही कोई इसका इलाज बता दूंगा कल। नहीं पावर पॉइंट पे स्लाइड और स्टूडेंटों से मेरे से नहीं होता यार, मेरे से ये रिटर्न लिख के ही होता है, जुबानी बोल लूँ या लिख के बोल, तो कल तक अगर मसला हल हो गया, नहीं तो मैंने ये इसी पेंट पे फिर क्लास ले। सर आप हमें लिखे नोट्स PDF में शेयर कर दें, नोट्स तो बेटा मैंने अपने कभी MA में BA में नहीं बनाए, मैं नोट्स वाला टीचर नहीं हूँ, काइंडली इस बात को सुनिए, ठीक है, मैं नोट्स वाला टीचर नहीं हूँ, मैं लेक्चर बेस्ड टीचर हूँ, मेरे लेक्चर्स की कनेक्टिविटी की वजह से ही मैं कमाता हूँ वैसे, वरना ये पढ़ाना कोई मसला नहीं है। हाँ जी पढ़ेंगे जी, पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग लिंक शेयर कर दिया, शुरू में देख लें, मैंने सिलेबस ब्रेकअप अपना बता दिया। ओके जी, फिर कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।